कि इस दफा क्यों इसहाक डार आते सारी IMF के साथ अपने सिंग फंसा लिए। इसहाक डार नाम बताए ना किसने नहीं लाने दिया था, और आप ब्लेम करना चाहते हैं किसी को तो खुल के बताए ना किसने नहीं करने दिया। अगर हम IMF का प्रोग्राम सक्सेसफुली चलाने में नाकाम हुए तो ये जितनी हमने रुपए के ऊपर कामयाबी हासिल की है ये वक्ती साबित होगी। इसको दिसंबर के बाद मैं देखूंगा किस तरह से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं कर सकेंगे। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज, उन्होंने ठीक बंदे आइडेंटिफाई किए। उनके जो अपने लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ क्या हुआ है अभी तक कोई चीज सामने नहीं आई। ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और बाकी सारे इदारे तो पहले भी मौजूद थे, ये पहले काम क्यों नहीं कर रहे थे? तनख्वाहें लेते हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस लेते हैं, जिस चीज के ऊपर फोकस है वो तो कर लेंगे, बाकियों को छोड़ देंगे। उसमें सबसे बड़ा मसला फौज का है, जुडिशरी का है। मिलिट्री और जुडिशरी एक स्टम्बलिंग ब्लॉक क्रिएट करते हैं और हुकूमतों को काम नहीं करने देते। तो आप किसी फरिश्ते को भी लेकर आए तो वो परफॉर्म नहीं कर सकेगा। प्रोफेशनली जब राय दूंगा तो मैं अल्लाह और रसूल को सामने रख के देता हूँ। मैं लोगों को इतनी मेरे उनको नाराज होता है तो होता रहे। मेरी तो ये थी कि डार साहब बेहतर परफॉर्म करें, लेकिन वो नहीं कर सके। मिफ्ता इस्माइल साहब की परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर थी। सूबे कम अज कम 2-3 हज़ार अरब इकट्ठा कर सकते हैं, वो नहीं कर रहे। सूबों को आसानी से पैसे मिल रहे हैं तो वो क्यों मेहनत करें। इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे कैसे आदमी है? मेरी तवक्कुआत थी कि 16-17 माह में वो परफॉर्म करेंगे, नहीं कर सके। उसके मुकाबले में जो पिछला उनका पीरियड था 2013 से 2016 तक 17 तक, उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया था उन्होंने। और देखें उसकी वजूहात भी है। एक तो पॉलिटिकल बैकिंग जो उस टाइम उन्हें थी हुकूमत की तरफ से और विद इन द पार्टी, और जो जिस तरह की उन्हें असम्बली के अंदर भी सपोर्ट थी, वो मेरे ख्याल में इस दफ़ा शायद उन्हें हासिल नहीं थी। और दूसरा एक और मुझे समझ नहीं आई कि इस दफ़ा क्यों इसहाक डार आते सारी IMF के साथ अपने सिंग फंसा लिए, और सिंग ऐसे फंसाए कि वो जो रिव्यू पिछले साल यानी नवंबर 2022 में कंप्लीट हो जाना चाहिए था, नवंबर दिसंबर में, वो कोई 8-9 महीने कंप्लीट नहीं हुआ। और अल्टीमेटली जब प्रोग्राम ख़त्म हो रहा था 30 जून को, तो उससे 1 या 2 दिन पहले हमने एक नया प्रोग्राम IMF के साथ कर लिया। वो मैं उनकी कामयाबी ये समझता हूँ। वैसे उसमें उनसे ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर का हाथ था, जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ। चूँकि वो समझ गए थे कि अगर IMF के प्रोग्राम में नहीं जाएंगे तो शायद हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। तो पिछले दिनों इसहाक डार साहब की वो स्टेटमेंट थी कि मुझे तो जानबूझ के वो जो डॉलर की कीमत है उसको नीचे लाने नहीं दिया गया। वो एक मेहरबानी करे ना, नाम बताए ना किसने नहीं लाने दिया था। अगर आप सिर्फ स्टेटमेंट दे के और आप ब्लेम करना चाहते हैं किसी को तो खुल के बताए ना किसने नहीं करने दिया आपको। तो उस टाइम जो है आपका नाम लेते, या अभी नाम ले लें ना, अभी नाम लें तो मैं फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कि वो ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। बुनियादी तौर पे मसला ये है कि जब आप IMF के प्रोग्राम में नहीं गए और आपके डॉलर्स का इनफ्लो कम हुआ, आउटफ्लो ज़्यादा हुआ, तो जब इसके दरमियान गैप होगा तो रुपए के ऊपर प्रेशर आएगा। अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम IMF का प्रोग्राम सक्सेसफुली चलाने में नाकाम हुए तो ये जितनी हमने रुपए के ऊपर इम्प्रूवमेंट हासिल की है या कामयाबी हासिल की है ये वक्ती साबित होगी। इसको सस्टेन नहीं रखा जा सकेगा। अभी 2 महीने बाद पता चल जाएगा। दिसंबर के बाद मैं देखूंगा किस तरह से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं कर सकेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स एक हद तक आप कर सकते हैं, तो आप जहां पे स्पेकुलेशन है वो कर सकते हैं। उस टाइम बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने फंडामेंटल्स को ठीक करें। फंडामेंटल्स कैसे हो सकते हैं ठीक? कि हम डॉलर के इनफ्लो जो है वो बढ़ाएं। इसके अलावा हल नहीं है। और अभी क्या हम तवक्को कर सकते हैं कि डॉलर की कीमत कहीं 200-225 तक चली जाए? मेरा पर्सनल असेसमेंट मैं आपको बता रहा हूँ 260-270 से नीचे नहीं आएगा। 250 की जो ये 250 की नहीं, मुमकिन नहीं है। 260 मेरी जाती असेसमेंट है, 260-270 के दरमियान। जो डॉलर लोगों ने बड़े पैमाने पे याद रखा है या इसमें इदारे शामिल, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है कोई? नहीं, देखें मेरी बात सुने। मसला ये है कि कम से कम लोगों के अंदर एक चीज़ ये डेवलप ज़रूर हुई है, और वो मैं समझता हूँ कि जहाँ पे मिलिट्री को ड्यू बनता है, इसमें लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट सबसे ऊपर, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज,
उनका रोल बड़ा ज़बरदस्त है, उन्होंने ठीक बंदे आइडेंटिफाई किए और उनके खिलाफ ऑपरेशन किया। अब उनके जो अपने लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ क्या हुआ है, अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं आई। सिर्फ बयान एक इंटीरियर मिनिस्टर का आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर जो लोग हमने स्मगलिंग में मुलविस देखे हम उनका कोर्ट मार्शल करेंगे, और ये आर्मी चीफ ने किसी जगह बात की होगी उनके सामने। अब ये अमल में किस टाइम ट्रांसलेट होगा? एक तो ये चीज़ है, मैं एक चीज़ की गवाही दे सकता हूँ, वो ये है कि मार्केट्स के अंदर जो स्मगल्ड आइटम्स हैं वो कम हो गए हैं। लेकिन ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और बाकी सारे इदारे तो पहले भी मौजूद थे, ये पहले काम क्यों नहीं कर रहे थे? अगर ये इदारे अपना अपना काम ठीक करना शुरू कर दें, आपको इम्प्रूवमेंट भी फिर नज़र आनी शुरू होगी। मसला यही है कि इदारे फंक्शन नहीं कर रहे। देखें, मैं और आप साफ़ी हैं, मुझे एडिटर अगर एक स्टोरी असाइन कर दे तो वो तो मैं कर दूं, लेकिन जो काम वैसे मैंने अपने ज़िम्मे लिया हुआ है उसको मैं अगर अपनी ज़िम्मेदारी से अदा नहीं करता तो इसका एक ही मतलब है, मैं अपने बच्चों को हक हलाल नहीं खिला रहा। मेरे हक हलाल का तकाज़ा ये है कि मैं अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ, वो कोई कहे या ना कहे, मैं करता रहूँ। तो ये इदारे भी क्यों नहीं करते? तनख्वाहें लेते हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस लेते हैं, जिस चीज़ के ऊपर फोकस है वो तो कर लेंगे, बाकियों को छोड़ देंगे। भाई आपका जो काम है, कुछ असाइनमेंट्स आपको मिली हुई है ना, उन असाइनमेंट्स पे आप क्यों नहीं डिलीवर करते? बंदा है ना, वो क्यों नहीं कर रहा अपना काम? जब वो काम नहीं कर रहा, यही नाकामी है हमारी। तो इसमें जो पहले फाइनेंस में दोनों मिनिस्टर थे हमारे, मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार, इनकी भी लड़ाई बाद में सामने आती रही है, अभी तक चल रही है। इनकी असल में क्या वजह थी और इनमें बेहतर फाइनेंस मिनिस्टर आप किसे समझते हैं? मैं देखें, एक तो लड़ाई की वजह इनके अंदर यही थी कि दोनों में से कोई एक फाइनेंस मिनिस्टर हो सकता है, और ज़ाती लड़ाई थी। दोनों तो नहीं हो सकते। तो जब तक मिफ्ता साहब थे, डार साहब ये कहते थे कि मैं आऊँगा तो मैं एक्सचेंज रेट भी बेहतर कर दूंगा, मैं IMF के साथ भी देख सकता हूँ कि कैसे आपने बेहतर डील करना है। तो बातें तो उनकी भी थी। इसहाक डार साहब की स्ट्रेंथ ये है कि उनको पॉलिटिकल बैकिंग बहुत ज़्यादा है। एक तो PMLN के जो मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं उनके साथ उनकी रिश्तेदारी भी है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, ये उनका पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ है। जो मिफ्ता इस्माइल हैं उनकी स्ट्रेंथ ये है कि उन्होंने जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं उनको सामने रखते हुए इकॉनमी को चलाने की कोशिश की। उनके IMF से भी तो तल्लुकात बहुत है, वो IMF के साबिक मुलाज़िम रहे हैं, वो भी वजह तो नहीं है? मेरा ख्याल ये नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि जब आप ये देखें ना, हर वक्त की अपनी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर मैं अपनी फिक्सेशंस के अंदर रह के अपनी ज़िंदगी के और जर्नलिज्म को चलाने की कोशिश करूँगा तो शायद मुश्किल है। हर वक्त के हालात के साथ आपको अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना चाहिए। मिफ्ता साहब के अंदर ये मेरे ख्याल में क्वालिटी मौजूद है कि वो वक्त के साथ अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करते हैं, और इसी वजह से देखें तो लोगों ने अब ये कंपैरिजन करना शुरू कर दिया है कि इसहाक डार ज़्यादा कामयाब फाइनेंस मिनिस्टर थे या मिफ्ता इस्माइल थे। अगर अभी का दौर देखें तो मुझे ये लगता है, मेरे तल्लुकात इसहाक डार साहब से ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन मैं प्रोफेशनली जब राय दूंगा तो मैं अल्लाह और रसूल को सामने रख के देता हूँ। मैं लोगों को इतनी, मेरे उनको नाराज़ होता है तो होता रहे। मिफ्ता इस्माइल साहब की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर थी। मेरी तो ये थी कि इसहाक डार साहब बेहतर परफॉर्म करेंगे, लेकिन वो नहीं कर सके। अब क्या मसला है? हालात वैसे नहीं है या इनकी समझ वैसे नहीं है? इसहाक डार साहब या बूढ़े हो गए हैं, क्या मसला है? नहीं, ये बात नहीं है। असल में इस टाइम जो इकोनॉमिक मेल्ट डाउन और सिचुएशन है, ये कोई एक बंदा ला के हम ये तवक्को रखनी शुरू कर दें कि वो ठीक कर लेगा, नहीं कर सकेगा। इस टाइम पाकिस्तान में एक नए सोशल और इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है, और उसमें सिर्फ पॉलिटिशियंस का मसला नहीं है, उसमें सबसे बड़ा मसला फ़ौज का है, उसके बाद सब जुडिशरी का है, उसके बाद पॉलिटिशियंस का है, उसके बाद ब्यूरोक्रेसी है, उसके बाद जर्नलिस्ट है, उसके बाद बाकी सारे लोग हैं, बिजनेसमैन हैं। आप ये देखें कि अगर मिलिट्री और जुडिशरी एक स्टम्बलिंग ब्लॉक क्रिएट करते हैं और हुकूमतों को काम नहीं करने देते, तो आप किसी फरिश्ते को भी लेकर आए तो वो परफॉर्म नहीं कर सकेगा। अब वो सिचुएशन और वो स्पेस नहीं है कि जहाँ पे हम ये कह सकें कि हम अपने बारे में सोचते रहेंगे, बाकी चीज़ें बाहर में जाएं। ऐसे नहीं चलेगा। अब ये मुल्क सिचुएशन एक ऐसी जगह पे आ चुकी है कि जहाँ पे नया इमरानी मुआहिदा हमें करने की ज़रूरत है, और एक इकनॉमिक एजेंडा 5 से 10 साल के लिए
उस पर भी रोड मैप क्लियर करने की ज़रूरत है कि चाहे किसी की भी हुकूमत आए, हमने इस रास्ते को नहीं छोड़ना। और अगर ये नहीं करेंगे, चीज़ें तो चलती रहेंगी, ये मुल्क भी इंशाल्लाह कायम रहेगा, लेकिन ऐसे ही चलता रहेगा। नए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, और कितने 1.3 ट्रिलियन या कितने, देखिए तो उसकी क्या बैकग्राउंड है और क्या किस तरह मैं आपको सेक्टर पे टैक्स नहीं मैं आपको बताता हूँ। एक इकोनॉमिक कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक रिवाइवल बनी है। जो सेक्टर्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक तो उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर है, एक रियल स्टेट है, और एक रिटेल है। रिटेलर्स जो ये परचून का काम करने वाले दुकानदार हैं उनका। उसके अलावा वेल्थ टैक्स की उन्होंने बात की है कि वेल्थ टैक्स जो है वो जो इमूवेबल एसेट्स हैं उनके ऊपर भी जो है वो लगाया जाए। तो ये 3-4 सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर मूवेबल पे भी और इमूवेबल दोनों पे लगाया जाए। वेल्थ टैक्स इमूवेबल पे है मेरे ख्याल में। अच्छा, अब इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है, वो असम्बली की उसके बगैर नहीं हो सकती। तो ये ऑर्डिनेंस ले आएंगे, सदर को कहेंगे। अगर ये प्रोलॉन्ग होता है केयर टेकर सेटअप, तो फिर तो शायद ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा। अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो उसके बाद फिर जो अगला बजट है आप उसमें देखेंगे कि ये 3-4 सेक्टर्स के ऊपर टैक्स। ज़राअत पे टैक्स की गुंजाइश है आपके ख्याल में? बहुत ज़्यादा है। असल में इशू ये नहीं है, इशू ये है कि मैं सैलरी क्लास से हूँ। अगर मेरी इनकम जो है वो एक टैक्सेबल सीलिंग से ऊपर है, यानी तकरीबन 40,000 रुपये बनती है पर मंथ, उससे ऊपर मैं कमा रहा हूँ, तो मुझे टैक्स मेरे ऊपर लगता है। तो जो एग्रीकल्चर से 4 या 5 लाख रुपए कमाता है उसके ऊपर क्यों नहीं लगना चाहिए टैक्स? हम ये नहीं कहते कि एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर लगाएं, हम ये कह रहे हैं जो उसकी इनकम है उसके ऊपर टैक्स करें। मैं ज़राअत दे साल में 50 लाख या 1 करोड़ रुपया कमाता हूँ, तो उसके ऊपर क्यों नहीं टैक्स होना चाहिए? क्या इनकम जो है वो काली, पीली, नीली होती है? इनकम तो इनकम है। तो जो इनकम जिसकी जितनी है उसके ऊपर टैक्स लगाएं आप। तो आपके ख्याल में कितना लग सकता है इस वक्त टैक्स? क्या प्रपोजल क्या है ये? देखें, अभी इस पे इस टाइम ये मसला नहीं है। मसला ये है कि अगर दूसरे सेक्टर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोविंसेस की डोमेन है, सूबे लगा सकते हैं, फेडरल गवर्नमेंट लगा ही नहीं सकती। एक हल है इसका हल ये है कि प्रोविंसेस लगाएं और उसकी कलेक्शन एफबीआर के हवाले कर दें। एफबीआर कलेक्ट करके दे, अपनी फीस रखे उसके ऊपर 1% या 2% या 3% या 5% जितनी भी है, और बाकी पैसे सूबों को दे दे। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इस टाइम सूबे अपना उनका रेवेन्यू अथॉरिटीज़ बन चुकी हैं चारों सूबों में, लेकिन जितना उनका पोटेंशियल है उसका 2 से 3% या मैक्सिमम 5% टैक्स वसूल नहीं कर रहे। 2 मेजर टैक्सेस उनके पास, 3, एक एग्रीकल्चर, एक सर्विसेज सेक्टर, जीएसटी और सर्विसेज, ये प्रोविंसेस की डोमेन है, और तीसरा ये जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का एक टैक्स सूबों के पास है। वो कौन सा है? सीवीटी। ठीक है। तो अगर ये 3 टैक्सेस को ये बेहतर कर लें सूबों की आमदनी में, मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ, कोई एस्टिमेट्स मेरे जहन में नहीं है कि किसी ने इस पे काम किया हो, सूबे कम से कम 2-3 हज़ार अरब इकट्ठा कर सकते हैं। वो नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? उन्हें फेडरल गवर्नमेंट एनएफसी के तहत पैसे दे देती है। जब मुझे इजी पैसों की आदत पड़ जाए तो मैं मेहनत क्यों करूँगा? एक बात याद रखिएगा, जिस किसी को इजी पैसा मिलेगा वो डल होगा, वो नालायक होगा। उसकी नालायकी के पीछे सबसे बड़ी वजह ये होगी कि वो उसे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। किसी इंडिविजुअल को देखें तो वो भी ये सूबों का भी यही मसला है। सूबों को आसानी से पैसे मिल रहे हैं तो वो क्यों मेहनत करें? लेकिन इतने टैक्सेस होते हैं पाकिस्तान में, जितने लोग, अब आम गरीब आदमी जिस पे टैक्स नहीं बनता वो भी टैक्स देता है, उन पे यही जुल्म है ना। जुल्म ये है, कहाँ होता है जुल्म यही है। बुनियादी तौर पे टैक्स की फिलॉसफी ये होती है सर कि अमीर टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट और स्टेट जमा करती है, और वो टैक्स लगाया जाता है गरीबों के ऊपर और मुल्क की कलेक्टिव चीज़ों के ऊपर, मुल्क की एसेट क्रिएट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए। ये मुल्क उल्टा है। यहाँ पे
गरीबों से टैक्स लेते हैं, अमीरों की फलाह बहबूद पे खर्च करते हैं। यही तो मसला है। मैं सबसे ज़्यादा एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हामी हूँ, बाकी सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मेरी नज़र में फारिग है, वो मेट्रो है। क्यों? आपको तो पता है मैं मेट्रो पे सफ़र नहीं करता। मेरे ख्याल में जब से इस्लामाबाद की मेट्रो बनी है मैं 2 या 3 दफ़ा बैठा हूँ। मैं सबसे बड़ा हामी हूँ मेट्रो का। क्यों? देखिए मकसद क्या है। मकसद ये है कि आप लोगों की 3 मसले अगर हल कर दें ना, बाकी लोग खुद मैनेज कर लेंगे। एक तालीम, एक सेहत और एक सफ़र कम्यूट करना। कि यहाँ से एक लड़की किसी भी जगह से उठ के अगर अपने काम पे या कॉलेज या यूनिवर्सिटी या स्कूल जाना चाहे तो वो इज़्ज़त के साथ एक जगह से दूसरी जगह पहुँच सके, और मर्द भी इसी तरह। आप तालीम और सेहत के बाद अगर लोगों को सफ़र सहूलत के साथ कर देना, वो अपनी चीज़ों को खुद मैनेज कर लेंगे। और दूसरा, हुकूमत का एक काम है मेहरबानी करके हर कुछ शोबों से निकल जाए, उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। मसलन मुझे एक बात बताएं, ये मैं और आप इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, यहाँ पे आपकी नज़र में 2-3 मसाइल सबसे बड़े नहीं हैं। आप किसी सरकारी बंदे से पूछो कहेगा मकान नहीं है। सबसे बड़ा मसला ये है। मैं एक चाइना के एक गया उस पर कोर्स करने के लिए, 1 महीने का कोर्स था। चाइना डेली ने पूरे रीजन के लोगों को बुलाया हुआ था। जो हमारा इकोनॉमिक्स का टीचर था जिसने हमें 1 महीना पढ़ाया, उसने मुझे कहा कि आपको पता है कि इस बिल्डिंग में कितनी लड़कियां रहती हैं? एक बिल्डिंग मेरे सामने थी, हॉस्टल था उनका। मैंने कहा सर नहीं, आई डोंट नो। उसने कहा 10,000। मैंने से पूछा कि सर व्हाट वुड हैपन इफ देयर इज अ लोड शेडिंग? कहता है कि इट नेवर हैपेंड। ये हमारे यहाँ तो कभी हुआ ही नहीं है। हमारे यहाँ तो रोजाना होता है। क्योंकि उसने, मैंने कहा लिफ्ट बंद हो जाए, लड़की उसके अंदर फंसी हुई हो। उसने कहा कभी भी नहीं हुआ ये। आप कहते हैं बिल्डिंग कोड्स इसकी इजाज़त नहीं देते, तो यार बिल्डिंग कोड्स चेंज कर देना। क्या मसला है? क्या मसला है? लेकिन एक मसला है, आपको ये शायद हैरानगी हो सुन के कि पाकिस्तान चूंकि एक सिक्योरिटी स्टेट है, बड़ी ऊंची इमारतें सिक्योरिटी के लिए खतरा है। इसका मतलब जब तक ये माइंडसेट सेट नहीं चेंज होगा, तरक्की नहीं कर सकेंगे। पूरी दुनिया रो रही है, बैंक्स मुनाफे में है। अच्छा, हुकूमत के पैसे उनके पास पड़े हुए भी हैं, उस पे रिटर्न कम है, और जो हुकूमत को दे रहे हैं कर्जा उस पे सूद ज्यादा है। IMF की ये शर्त अच्छी है, उनसे पैसा निकालें और अपने अकाउंट के अंदर रखें। आपने क्यों रखे हुए हैं? प्राइवेट बैंक्स में 2 से 3 हज़ार अरब रुपए के लगभग है। तो इसका मतलब वो हुकूमत से ज्यादा ताकतवर है। खतरा ये है कि अगर उनमें से हुकूमत के ये पैसे निकले तो शायद वो बैंक डूब जाए। तो डूब जाए मुल्क तो ना डूबे ना।